हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 का नाम है ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम जो चैप्टर है इसमें हमने फर्स्ट सिस्टम पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज जो सिस्टम है नया सिस्टम वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, किस प्रकार से इसका वर्क होता है वो, और इससे आगे वाले जो वीडियो आएंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन से रिलेटेड आएंगे। तो ये आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट वीडियो है। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप साइंस और सोशल साइंस के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम जो कि आपको लर्न करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी सिस्टम है सेकंड चैप्टर में ह्यूमन सिस्टम जो चैप्टर है, ह्यूमन सिस्टम चैप्टर में जितने भी डायग्राम्स है उनको आपको कंप्लीट लर्न करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। एक बार में नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी है और आप प्रैक्टिस करते रहे। सारे डायग्राम की जितने भी डायग्राम है A to Z उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। और ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम जिसमें कि फर्स्ट ऑर्गन होता है नोज़। नोज़ के बाद में हम माउथ के बाद में फेरिंग्स के बाद में विंड पाइप के बाद में लंग्स, ठीक है। ये जो है वो ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और आप देख रहे होंगे कि सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या ये काम है कि सांस को लेना और सांस को बाहर निकालना, ये काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। क्या काम है कि सांस लेना और सांस को बाहर निकालना हमारी बॉडी से, ये काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो फिर जो माउथ है वो क्या काम आ रहा है, मुंह क्या काम आ रहा है, वो तो नाक कर रहा है ना ये सब काम। सांस ले रहा है, सांस निकाल रहा है, ये काम तो हमारा नाक कर रहा है। तो मुंह का क्या काम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तब एक बात आप नोटिस करना कि जब हम बीमार होते हैं यदि सर्दी हो जाए तो क्या होता है कि जो अपना नाक होता है ना वो वर्क करना बंद कर देता है, पूरी तरह से जाम हो जाता है। तब हम कब किससे सांस लेते हैं, तब आप बात नोटिस करना। तब हम जो सांस लेते हैं वो मुंह से लेते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके वो उतनी सांस जो है वो नाक से ही लेनी चाहिए, क्योंकि नाक से जो है वो प्यूरीफाई एयर अंदर जाती है। कौन सी प्यूरीफाई एयर, यानी एकदम साफ़ सुथरी एयर जो है हमारी बॉडी में जाती है। और जो माउथ है उससे इम्प्योर एयर जो है वो हमारी बॉडी में जाती है। इम्प्योर एयर कैसे और प्योर एयर कैसे, क्योंकि हमारा जो नाक होता है, हमारा जो नोज होता है उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा कभी, ठीक है। तो हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। उस एयर में डस्ट पार्टिकल को नहीं रहने देते हैं। ये जो है वो डस्ट पार्टिकल को ये हेयर जो है वो आगे नहीं जाने देते हैं और यहीं पर इकट्ठा कर देते हैं जितना भी डस्ट पार्टिकल होती है, धूल मिट्टी वगैरह, ठीक है। जिससे कि हमारी जो लंग्स वगैरह है उनमें कोई कीटाणु ना जाए, कोई मिट्टी के कण ना जाए। इसीलिए जो हमारे जो नोज़ होता है उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। और माउथ से क्या होता है कि जब हम माउथ से यानी मुंह से जब सांस लेते हैं, जो एयर है उसको इनहेल करते हैं, तब क्या होता है कि सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है वो मुंह में चले जाते हैं। हमारा फिर मुंह के द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं उसमें चले जाते हैं, जिससे कि दिक्कत हो सकती है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें जितना हो सके उतना नोज से ही जो है वो एयर इनहेल करनी है, माउथ से नहीं करनी है, ठीक है। आगे बात समझ में। और आपने एक बात भी नोटिस की होगी कि नोज़ में हेयर क्यों होते हैं, ठीक है। नोज़ में हेयर इसलिए होते हैं क्योंकि एयर जो है ना वो प्यूरिफाई हो सके। उसमें जो डस्ट पार्टिकल हो, कोई भी एयर अंदर जा रही है तो वो डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में ना जाए, इसीलिए वो हेयर होते हैं, ठीक है, नेसल पैसेज में। तो वापस आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो वो है नोज, माउथ, फेरिंग्स, विंड पाइप, लंग्स एंड डायफ्राम। और एक बात बताऊं कि डायफ्राम से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी, थोरेसिक कैविटी। कौन सा पोर्शन, जो कि डायफ्राम के ऊपर है। डायफ्राम कहाँ है, ये देख पा रहे होंगे आप, डायफ्राम इस प्रकार की शेप में डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है थोरेसिक कैविटी, राइट। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, इस डायफ्राम के नीचे वाला जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, उसको कौन सी कैविटी कहा जाता है, ये मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बहुत बार बताया है, पर आप एक बार वापस बताता हूँ। इस वाले पोर्शन को कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, राइट।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं आपको बता दूंगा और समझ में भी आ जाएगा। तो इससे पहले एक सर्कुलेटरी सिस्टम बता देता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल इसका मतलब बेसिक देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ठीक है। और फुल डिटेल से तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में जो सिस्टम आने वाला है वो सर्कुलेटरी सिस्टम ही है, पर यहाँ पर हम जस्ट इसका ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इम्पोर्टेंस है। जो हम सांस बाहर अंदर करते हैं उसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंस है, इसमें योगदान है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसके बारे में देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप जानते हो कि जो हमारी बॉडी होती है, ये बॉडी मान ली, ठीक है, ये बॉडी होती है, तो जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, बॉडी के ऑर्गन। तो इन बॉडी के ऑर्गन से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इन ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो कि बॉडी के ऑर्गन से लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू। कौन सी वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू, जो कि नलियाँ होती है, कह सकते हैं, ब्लड को कैरी करती है। जिस प्रकार से पानी को कौन कैरी करता है, पानी को जो पाइप होते हैं वो कैरी करते हैं, उसी प्रकार से हमारे ब्लड को कैरी करने वाली कौन सी होती है, कौन कौन होता है, तो ब्लड वेसल्स होती है। तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी के ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो ब्लड वापस हार्ट में जाता है। हार्ट हार्ट जो है, मतलब कि हार्ट में जाने के बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो हार्ट में जाता है। और फिर हार्ट जो है वो इस ब्लड को लंग्स में भेजता है। किस में भेजता है, लंग्स में। यानी कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन से, यहाँ से जो बॉडी के ऑर्गन है, इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कहाँ गया, हार्ट में गया। हार्ट वापस इस ब्लड को क्या करेगा कि ये जो ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में भेजेगा। फिर लंग्स में ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड जो है वो क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। जो भी ऑर्गन से ब्लड आया है, कहाँ आया है, हार्ट में, और हार्ट इस ब्लड को क्या कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा। अब लंग्स क्या करेंगे, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी आगे देखेंगे। लंग्स का ही पढ़ रहे हैं हम टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देखेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि वो कि कैसे होता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्सीजन, ये अपना लंग्स जो है वो ब्लड को प्योर कैसे करता है। तो फिर लंग्स के द्वारा क्या होता है कि ब्लड प्योर हो जाएगा, जो इम्प्योर ब्लड था वो प्योर हो जाएगा। और फिर वो प्योर ब्लड आएगा वापस हार्ट में, वापस हार्ट में आ जाएगा। और वापस हार्ट क्या करेगा, इस ब्लड को जो है वो वापस ऑर्गन तक पहुंचा देगा। जिन जिन ऑर्गन से लाया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड, उन तक ये हार्ट क्या करेगा, वापस उस ब्लड, प्योर ब्लड को पहुंचा देगा। और वापस जो ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन होंगे, उनसे वापस ब्लड कलेक्ट करेगा इम्प्योर, वापस उसको लंग्स में भेजेगा हार्ट। और वापस हार्ट में से हार्ट इम्प्योर ब्लड करेगा उसको, हार्ट क्या करेगा, उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करेगा, ठीक है, यानी कि अशुद्ध खून को शुद्ध करेगा और वापस हार्ट में भेजेगा। और हार्ट क्या करेगा, वापस उन बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब ये बॉडी के ऑर्गन तक कैसे पहुंचाता है, ऑर्गन से कैसे क्या लेन देन करता है ये ब्लड, वो हम आगे देखेंगे। तो आगे बात समझ में कि सर्कुलेटरी सिस्टम में किस प्रकार से ब्लड का एक्सचेंज होता है। ऑर्गन से जाएगा, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाएगा और लंग्स में भेजा जाएगा, और लंग्स में वापस उस इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया जाएगा, प्योर बनाया जाएगा, वापस हार्ट में भेजा जाएगा, और हार्ट वापस बॉडी के ऑर्गन तक भेज देगा। इस प्रकार से इनका सिस्टम चलता रहता है। और ब्लड के यदि हम सिस्टम देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम के यदि हम ये अपने देखें फंक्शन, तो वो क्या है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन हैं उन तक मटेरियल्स ट्रांसफ़र करना। हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइजेशन के दौरान एब्जॉर्ब किए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, हमारी जो बॉडी के ऑर्गन हैं उन तक किससे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो हमने पढ़ा था ब्लड से। तो वही सिस्टम आ गया कि क्या सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो काम होता है वो होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के ऑर्गन तक, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से कैरी करना और लंग्स तक पहुंचाना। किस तक पहुंचाना, लंग्स तक पहुंचाना। डाइजेस्टेड फूड,
यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन हैं वहाँ से लगाकर जो हमारे दूसरे ऑर्गन हैं उन तक फूड पहुंचाना वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है, या हम कह सकते हैं ब्लड का काम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आता है, वो एक ही बात है। और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करना और हीट को ट्रांसपोर्ट करना, इतना हम नहीं देखेंगे। हमको सिर्फ इतना काम है कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू, और डाइजेस्टेड फूड ब्लड के थ्रू कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के माध्यम से। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी से लिया जाता है। हमारी बॉडी के जो नोज़ है, क्या नोज़, ये हो गया माउथ, तो ये जो नोज़ है वो नोज़ क्या करता है, इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन लेता है। ये ऑक्सीजन जो है वो फेरिंग्स के थ्रू जो है विंड पाइप के थ्रू किस में जाएगा, जो हमारे लंग्स है इनमें जाएगा। ठीक है, ये लंग्स में चला गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हमारे लंग्स को ज़रूरत थोड़ी है, लंग्स में ही इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन को कोई ज़रूरत नहीं है लंग्स को इतना ऑक्सीजन की। तो अब ये जो ऑक्सीजन है जो कि बाहर से लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन ने, अब ये ऑक्सीजन क्या होगा कि लंग्स में आ गया है, तो इस लंग्स से वापस ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक जाएगा ये ऑक्सीजन। आई बात समझ में? यानी कि जो हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं इन्वायरमेंट से, कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट से लेते हैं, किसके थ्रू, नोज़ के थ्रू, और फिर विंड पाइप के थ्रू लंग्स में आता है ये ऑक्सीजन। और लंग्स में कुछ स्पेशल प्रोसेस होता है, क्या होता है, स्पेशल एक प्रोसेस होता है। ये लंग्स होते हैं, इनमें दोनों लंग्स एक जैसा काम करते हैं, तो दोनों लंग्स में स्पेशल प्रोसेस होता है। उसके थ्रू क्या किया जाता है कि उस ऑक्सीजन को यहाँ पर इकट्ठा न करके इस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचा दिया जाता है इस ऑक्सीजन को। और फिर वो ऑर्गन क्या करेगा कि एनर्जी बनाएगा और अपने लिए अपनी बॉडी जो है वो कंप्लीट वर्क करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आगे होगी आपकी बात समझ में कि जो ऑक्सीजन, जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। अब ये ऑर्गन तक क्यों पहुंचाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्या क्या ज़रूरत है ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाने की वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इतना याद रखना है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो नोज़ के थ्रू और विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाती है, और लंग्स से ब्लड के थ्रू हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन है, ब्रेन वगैरह, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, हैंड, लेग्स वगैरह, जितने भी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, हार्ट वगैरह, उन तक ऑक्सीजन जाता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो ऑक्सीजन का तो हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड के माध्यम से। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, यानी कि CO2 का। CO2 कहाँ से प्रोड्यूस होती है? क्या ये इन्वायरमेंट से हमें मिलती है? नहीं, इन्वायरमेंट से हमें O2 मिलती है। तो ये कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है हमारे जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनसे, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनसे हमें ये मिलती है। हम हमारे जो लंग्स हैं वो O2 देते हैं ऑर्गन को, और CO2 लेते हैं। वो कैसे लेते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो CO2 हमें मिलती है ऑर्गन से, ये ऑर्गन से वापस ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी, जो हमारे लंग्स हैं उनमें जाएगी। जो हमने 2 लंग्स देखे थे डायग्राम में, उन लंग्स में जाएगी, और उन लंग्स के थ्रू वापस जो ये CO2 है, ये CO2 जो है वो बाहर निकाल दी जाएगी विंड पाइप के होते हुए, फेरिंग से होते हुए, नोज़ के थ्रू वापस CO2 बाहर छोड़ दी जाएगी इन्वायरमेंट में। ठीक है, ऑक्सीजन का पता चल गया। ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं और ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। अब CO2 हम ऑर्गन से प्राप्त करते हैं, ऑर्गन से फिर लंग्स में आती है और CO2 फिर लंग्स से फिर नोज़ के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें भी ब्लड का रोल है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन से लंग्स तक जो CO2 आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, ब्लड के थ्रू आ रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कितना इंपॉर्टेंस है ऑर्गन का। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो यही है कि हम CO2 और O2 का एक्सचेंज करते हैं, O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। तो O2 और CO2 के एक्सचेंज में ब्लड कितना काम आ रहा है। यदि ऑर्गन से लंग्स तक ब्लड नहीं होता तो हम CO2 और O2 को एक्सचेंज कैसे करते? आगे बात समझ में? तो अब हम देखते हैं फूड मटेरियल। एक फंक्शन हमने देखा था फूड मटेरियल। तो फूड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए गए होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी तक कैसे पहुंचाए जाएंगे, हमारे जो बॉडी ऑर्गन है उन तक।
उन बॉडी ऑर्गन तक कैसे पहुंचाए जाएंगे, तो वो ब्लड के थ्रू पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब ये ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचा, ऑक्सीजन फूड में हम कह सकते हैं जैसे कि ग्लूकोज भी पढ़ेंगे, हम न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ेंगे। अब ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, ये सब हम ऑर्गन तक क्यों पहुंचा रहे हैं? ऑर्गन को क्या काम है? क्यों ऑर्गन्स को परेशान कर रहे हैं हम? बार बार हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं, ग्लूकोज ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये क्यों पहुंचा रहे हैं, क्या जरूरत है ऑर्गन को, वो बताता हूँ। अब वो टॉपिक आता है। तो हम उन ऑर्गन्स तक इसलिए पहुंचा रहे हैं, आपको पता है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है हमारे बॉडी के लिए? एनर्जी। नाम सुना है एनर्जी? एनर्जी को हिंदी में कहा जाता है ऊर्जा। तो ऊर्जा की जरूरत होगी है, ठीक है। तो ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी कंप्लीट वर्क करेगी, हम काम कर सकेंगे। हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, ऊर्जा ही नहीं रहेगी, तो हम काम कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे? तो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है? हमारी बॉडी जो है वो सिस्टम से मिलके बनी है, बहुत सारे सिस्टम से मिलके बनी है। ये सिस्टम किससे मिलके बने? ये सिस्टम मिलके बने ऑर्गन से। अब ये ऑर्गन किससे मिलके बने? ऑर्गन टिश्यू से मिलके बने। अब ये टिश्यू किससे मिलके बने? तो ये टिश्यू जो है वो सेल से मिलके बने। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑर्गन में हम जो ऑक्सीजन और जो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? वो हम सेल के लिए कर रहे थे। यानी कि सेल हमारी एक्टिव रहे और हमको एनर्जी मिलती रहे टाइम टू टाइम, हमारे एनर्जी लेवल बना रहे। तो आगे बात समझ में कि हम बार बार O2 फूड जो है वो ऑर्गन को क्यों परेशान कर रहे और ऑर्गन तक क्यों भेज रहे थे, कि ऑर्गन जो है वो कम्प्लीटली वर्क कर सके। ऑर्गन्स की जो सेल होती है छोटी छोटी, कोई भी ऑर्गन जो होता है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन होता है। तो अब ये ऑर्गन की जो सेल है वो एक्टिव रहे, सेल एक्टिव रहेगी तो ऑर्गन एक्टिव रहेगा, ऑर्गन एक्टिव रहेगा तो सिस्टम एक्टिव रहेगा, सिस्टम एक्टिव रहेगी तो हमारी पूरी बॉडी एक्टिव रहेगी। ऐसे बहुत से ऑर्गन है, एक किसी स्पेशल ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों जितने भी ऑर्गन है, ठीक है, जैसे किडनी, लंग्स वगैरह, जो भी हार्ट वगैरह, तो उनमें सेल्स होती है, छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होते हैं जो भी ऑर्गन। तो इन सेल के लिए हम ऑक्सीजन और फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वापस आपको बताता हूँ, ये सेल हो गई। सेल को किसकी ज़रूरत होती है? सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की, ताकि बॉडी एक्टिव रहे। तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये एनर्जी एक सोर्स है ग्लूकोज और दूसरा सोर्स है O2, ठीक है। आगे बात समझ में? तो सेल को एक्टिव रखने के लिए एनर्जी होना बहुत ही जरूरी है। तो ये एनर्जी हमें किससे मिलेगी? ग्लूकोज और O2 से मिलेगी। अब ये ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम इस जिम्मेदार है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि ग्लूकोज प्रोवाइड करवाना हमारे बॉडी के ऑर्गन को, ठीक है। और O2 को कौन प्रोवाइड करवाएगा? हमारी सेल को O2 कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो ये काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि वो O2 प्रोवाइड करवाए हमारी जो सेल्स हैं उनको, ठीक है। तो हमारे सेल को ज़रूरत होती है अपने ग्लूकोज की। सेल को किसकी ज़रूरत होती है? ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की। तो इन दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका जिम्मेदार है, वो देता है, उसका काम है कि हर ऑर्गन तक ये पहुँचाना। और O2 कौन देता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है कि हर ऑर्गन तक जो है वो O2 पहुँचाए। ये हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है ना, जितने भी ऑर्गन, उन सभी को जो है वो इसकी ज़रूरत होती है, ग्लूकोज और O2 को। क्यों? क्योंकि हमारी ऑर्गन जो है, ऑर्गन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हर ऑर्गन को एनर्जी मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर ऑर्गन को ग्लूकोज और O2 की ज़रूरत होती है। तो हर ऑर्गन तक डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लूकोज पहुँचाता है, हर ऑर्गन तक O2 रेस्पिरेटरी सिस्टम पहुँचाता है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज और O2 अब ये कैसे रिएक्ट करती है और कैसे एनर्जी बनाती है। तो अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। किसके? कोई भी ऑर्गन है, ऑर्गन किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। तो अब ये सेल है,
तो इस सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, तो सेल के पास दोनों चीज़ आ गई है, ग्लूकोज भी आ गया है अब सेल के पास में, और सेल के पास में वो भी ऑक्सीजन भी आ गई है। ये दोनों चीज़ें सेल के पास आ गई है, जो कि सेल क्या है, ऑर्गन की यूनिट है। तो अब ये सेल और ऑर्गन दोनों आ गई हैं, सेल और ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों सेल के पास आ गई है। तो अब ये एनर्जी कैसे बनाएंगे दोनों, अब ये रिएक्शन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और ये एनर्जी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एनर्जी क्रिएट करेंगे हमारे ऑर्गन के लिए, या हम कह सकते हैं हमारी सेल के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, हमारी सेल एक्टिव रहे, हमारे ऑर्गन एक्टिव रहे। ठीक है, तो अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और एनर्जी बनाएंगे। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, एक तो एनर्जी बना देंगे और एक दूसरा सिस्टम और बनाएंगे जिसको हम कहते हैं CO2, जो हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है कि हर सेल को ग्लूकोज और O2 की ज़रूरत होती है। ये जब दोनों रिएक्शन करती है तो दो चीज़ें फॉर्म करती है, एक तो एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है वो तो सेल यूटिलाइज कर लेगी, और फिर दूसरी चीज़ ये दोनों, इन दोनों रिएक्शन के समय हमें मिलती है, देख दूसरी चीज़ हमें मिलती है CO2। अब ये CO2 जो हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं वो यही CO2 है, ये इसी प्रकार से बनी हुई होती है। आगे बात समझ में, वापस बताता हूँ कि CO2 कैसे बनती है और एनर्जी कैसे बनती है। हमारी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से और O2 से मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। तो ये दोनों रिएक्शन करेगी तो हमें दो चीज़ें मिलेगी, एक तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, ये एनर्जी कौन यूटिलाइज कर लेगा, सेल यूटिलाइज कर लेगी, और दूसरी चीज़ हमें क्या मिलेगी, दूसरी चीज़ हमें मिलेगी CO2। तो ये CO2 हम जो बाहर निकालते हैं, हम कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो यही है CO2। इसी प्रकार से बनती है CO2 कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तब एनर्जी बनाते हैं और दूसरी चीज़ बनाते हैं CO2, तो यही वही CO2 है। तो आगे होगी बात समझ में कि हम O2 लेते हैं और CO2 जो है वो बाहर निकालते हैं। O2 हम कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं और ऑर्गन तक पहुँचाते हैं। फिर ऑर्गन में क्या होगा, ग्लूकोज और इस O2 की रिएक्शन होगी, फिर इससे क्या बनेगा, एक तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी तो हमारी बॉडी के लिए काम आ जाएगी, और CO2 बचेगी, वो हमारी बॉडी बाहर निकाल देगी, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको धक्का दे के बाहर निकाल देगा। CO2 की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी में, ज़्यादा अगर एकत्रित हो जाए हमारी बॉडी में तो हार्मफुल हो सकता है। तो ये हम फूड लेते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है उसको किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से और ऑक्सीजन से। फूड से हम ग्लूकोज प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब हमें दो चीज़ें मिलेगी, जब फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, यानी कि फूड में हम कह सकते हैं ग्लूकोज, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेगी, एक तो मिलेगी एनर्जी, इस एनर्जी को तो हमारे बॉडी ऑर्गन यूटिलाइज कर लेंगे। फिर बचा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कोई यूटिलाइज करने वाला नहीं है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बाहर फेंक दी जाती है, ये गैस कोई काम की नहीं है। ठीक है, एक समय जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर लेते हैं हमारी बॉडी में, एक समय जब हम सांस छोड़ते हैं दूसरी समय तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये बात आप याद रखना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आ गया होगा आपको समझ में। हमने इससे पहले क्या क्या देखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि इससे हमने देखा है कि O2 कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होती है, CO2 कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, कैसे बाहर निकाल दी जाती है, ये हमने इसमें पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि एनर्जी हमें कैसे ऑब्टेन होती है, CO2 कैसे ऑब्टेन होती है, O2 कैसे ऑब्टेन होती है। O2 हमें इन्वायरमेंट से ऑब्टेन होती है। C2 कब ऑब्टेन होती है, जब O2 यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो दो चीज़ें निकालेंगे, दो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट कौन सी होगी, फर्स्ट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और ये जब रिएक्शन करेंगे तो दूसरी चीज़ कौन सी निकालेंगे, CO2। तो ये वही CO2 है जो कि हम बाहर निकाल देते हैं। अब ये बाहर कैसे निकलती है, O2 कैसे अंदर आती है, किस प्रकार से इनका एक्सचेंज होता है, वो हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं जो इनके ऑर्गन के लेक्चर आएंगे उनमें। ठीक है, और जो एनर्जी बची हुई होती है वो उसको तो हमारे ऑर्गन यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। एक टॉपिक और है, ये और डायग्राम है अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, जितनी बार मैं चीज़ें दोहराऊंगा उतना ही आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है,
तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस वीडियो में आप आधा घंटा दे देंगे तो कोई नुकसान होने वाले नहीं है, ज़िंदगी भर के लिए मजबूत हो जाएगी आपकी नींव। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आप नहीं अटकोगे। तो अब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस इमेज के माध्यम से। तो लंग्स कहाँ पर होते हैं? लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी में होते हैं, ये मैंने बता दिया। थोरेसिक कैविटी कहाँ होती है? तो डायफ्राम के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो थोरेसिक कैविटी का पोर्शन है। और एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होती है? तो डायफ्राम के नीचे, जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह इसके ऑर्गन होते हैं। और थोरेसिक कैविटी में इसके ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ओके, क्लियर? तो अब हमारी जो बॉडी में सेल होती है, छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है हमारी बॉडी, ठीक है। पता है आपको हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। ये सेल कैसे होती है? जिस प्रकार से कोई भी बिल्डिंग होती है उसमें जो छोटी छोटी ईंटें होती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में सेल होती है। अब ये सेल मिलके क्या बनाते हैं? छोटे छोटे सेल ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन आपस में, बड़े बड़े ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो ये सेल जो है, इनको एक्टिव रखने के लिए, सेल अच्छी जीवित रहे, ये कोशिकाएं हमारी बॉडी में जीवित रहे, उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। तो एनर्जी किससे बनती है? ग्लूकोज से और ऑक्सीजन से। अब ये सेल है, जितनी भी सेल है, हजारों सेल हो, लाखों सेल हो, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है, उनको एनर्जी की ज़रूरत है। वो जीवित रहेगी सेल, उनको एनर्जी मिलेगी तो हम जीवित रहेंगे। तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से और ऑक्सीजन से। ये बात बता दी है, वापस बता रहा हूँ। जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, कौन कौन? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगी इनके बीच में, तब ये क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे, जिसको कि एटीपी भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक एनर्जी की फॉर्म ही है एटीपी। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें एनर्जी मिलेगी। इतना याद रखिए आप, आपके लिए इतना काफ़ी है। तो एनर्जी मिलेगी। और दूसरी चीज़ मिलेगी CO2, ये भी याद रखना है, CO2 और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि CO2 बन गई और एनर्जी भी मिल गई। अब इस एनर्जी को तो हमारी सेल यूटिलाइज कर लेगी। अब ये CO2 का क्या काम है? CO2 का इस सेल में, तो इस CO2 को बाहर निकाल दी जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। अब वो कैसे? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में ली जाती है। ऑक्सीजन कैसे ली जाती है? तो ये ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेटरी के जो ऑर्गन है वो इनहेल करते हैं। कैसे? आपको पता है कि हम बाहर जो इन्वायरमेंट है उससे ऑक्सीजन लेते हैं। आपने सुना होगा, ऑक्सीजन हम किसके थ्रू लेते हैं? नोज के थ्रू। तो अब इस नोज से जो है ह्यूमन बीइंग ये ऑक्सीजन लेगा और लंग्स तक जाएगी विंड पाइप के थ्रू। तो ऑक्सीजन लंग्स में आ गई। तो अब ये लंग्स से फिर हमारे ऑर्गन तक कैसे जाएगी? तो ये जो ऑक्सीजन आ गई है हमारे लंग्स में, ये रहा लंग्स, ये वाला लंग्स ही है, ठीक है। तो इस लंग्स में ऑक्सीजन आ गई है। तो अब ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड में बहती हुई, आराम से मजे करती हुई ये ऑक्सीजन ब्लड में तैरती हुई हमारी सेल्स तक पहुंचेगी। जितनी भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, ऑर्गन की सेल है, तो जितने भी सेल है उन तक ये ऑक्सीजन है वो लंग्स से कैरी होगा ब्लड के थ्रू। और ब्लड के थ्रू तैरता ये ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन तो पता चल गया कि ऐसे आएगा। कैसे आएगा? कि हम जब हम एयर लेते हैं तब ये एयर में O2 होती है, ठीक है। तो O2 कोई भी ह्यूमन बीइंग लेगा, फिर वो लंग्स में जाएगी O2, और लंग्स में जाने के बाद ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचा दिया जाएगी ये ऑक्सीजन। जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, ब्लड वेसल के थ्रू ऑर्गन तक, सेल तक आ गई ये O2। अब ग्लूकोज कैसे मिलता है? तो ग्लूकोज हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के एब्जॉर्प्शन के बाद में हमको ग्लूकोज मिलता है। ऑक्सीजन हो गई, रिएक्शन हो गई, एनर्जी मिल गई, अब CO2 मिल गई। अब CO2 कैसे बाहर निकाली जाती है? तो अब ये CO2 वापस क्या करेगी? इसी ब्लड वेसल्स में तैरती वापस कहाँ चली जाएगी? लंग्स में चली जाएगी, ठीक है। दोनों लंग्स बराबर काम करते हैं। आप ऐसे मत समझ लेना कि इस लंग से जाएगी ऑक्सीजन, इस लंग से आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बराबर काम करते हैं, ठीक है, दोनों बराबर काम करते हैं। तो इन दोनों लंग्स से CO2 जो है वो बाहर फेंक दी जाएगी। अब यहाँ आ गई है O2,
और इससे नाक के द्वारा बाहर फेंक दी जाएगी। जो हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तब क्या करते हैं, O2 गेन करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो यही है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप समझ गए होंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। O2 तो हम ले रहे हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं। और O2 CO2 कैसे बन रही है, क्या नहीं बन रही है, वो मैंने आपको 2 बार बता दिया है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो CO2 बनती है। और O2 कहाँ से बनती है, तो O2 हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आज हमने पढ़ लिया है कि O2 और CO2 का कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। O2 और CO2 का, O2 तो आप जानते हैं बाहर से लेते हैं, और CO2 का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे एनर्जी मिलती है। और थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो कल से जो है हम चालू करेंगे ऑर्गन को पढ़ना। बस आज का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आज आपका क्लियर हो गया होगा। तो कल से हम ऑर्गन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। So thank you for watching this video.